नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में हम बात करेंगे फसलों में जीवनाशी दवाओं का उपयोग। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन के माध्यम से कई सारे ऐसे टॉपिक लेकर हम आप सभी के बीच में मौजूद होते हैं, जहां पर हमारे किसानों की बात होती है और किसानों को फसलों में किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से फसलों को वो अच्छा बना सकता है, उसकी बात आज हम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैंने पहले भी बताया, फसलों में जीवनाशी दवाओं का उपयोग रहेगा। और इस टॉपिक पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र राज गौतम। जी हाँ, जो कि विभागाध्यक्ष हैं, प्लांट पैथोलॉजी में रहे हैं और साथ ही साथ नौणी सोलन से यूनिवर्सिटी से हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि जो डॉक्टर हरेंद्र राज गौतम जी हैं, वो 2010 में प्रतिष्ठित अर्थ केयर अवार्ड से सम्मानित रह चुके हैं और साथ ही साथ हिमाचल गौरव पुरस्कार भी इन्होंने अपने नाम किया है और ढेर सारे पर्यावरण शोध इनके नाम हैं और अपने शोधों के लिए जाने पहचाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है फसलों में जीवनाशी दवाओं का उपयोग और क्या क्या सावधानियां हमारे जो किसान और बागबान भाई हैं उनको बरतनी चाहिए, उस पर आज हम पूरी बातचीत करेंगे। आपके माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को जानने के लिए मिलेगी। सबसे पहले जीवनाशी दवाओं की बात पर आने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जीवनाशी होता क्या है? जीवनाशी तो एक क्योंकि हम जिस संदर्भ में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें हम फसलों में प्रयोग कर रहे हैं। तो फसलों में जैसे हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें मालूम है कि हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो करीब 20 से 30% तक जो फसल उत्पाद है वो नष्ट हो जाता है ये बीमारियों, कीड़ों और चूहों के उसके खाने से अनाज को। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए फिर हमें कुछ केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो उस संदर्भ में हम इनको केमिकल पेस्टिसाइड या जीवनाशी रसायन जो है कहते हैं। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी। सर, इसका उपयोग किसान और बागबान अगर खेतों में करें तो इससे क्या क्या फ़ायदे उनको मिल सकते हैं? हमारा ये एक चीज़ मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हमें प्रगति करनी है पर्यावरण के साथ साथ, तो उसमें देखते हुए हमें जो भी जो इस धरती के ऊपर जो पर्यावरण के अंदर जो भी जीव जंतु हैं, किसी को हमें समाप्त नहीं करना है। हमें जो फसलों में उनका छिड़काव करना है तो उन्हें उस लेवल पे लाना है। एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होती है कि वो नुकसान कम हो बिल्कुल और उसकी जो संख्या है उनकी बीमारी के जीवाणुओं की या कीड़ों की कम रहे ताकि वो हमारे उत्पाद को ज़्यादा नष्ट न कर पाए। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी आपने दी कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी उठता है कि जब हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फसलों के लिए, तो वो समय कौन सा ऐसा होना चाहिए जब वो किसान और बागबान भाई हमारे अपने खेतों में करें? किसान भाई वैसे तो परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने फिर से बताना चाहता हूँ कि जो हमारे दोनों विश्वविद्यालय हैं, चाहे नौणी विश्वविद्यालय है, चाहे हमारा जो पालमपुर में है या हमारे प्रदेश में, या जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कृषि के संस्थान हैं, जैसे शिमला में पोटैटो का है और ऐसे कई संस्थान हिमाचल में, तो उनके जो भी अनुमोदन है वो उसके द्वारा एक स्प्रे शेड्यूल जारी होता है। स्प्रे शेड्यूल मीन्स कि स्प्रे कब कब करनी है, शेड्यूल उसकी एक सारणी, छिड़काव सारणी जो है वो हम किसानों को एक लगातार रूप से देते हैं हर वर्ष। और वो जो छिड़काव सारणी है वो जो हमारे ये दोनों विश्वविद्यालय हैं और जो हमारे हिमाचल सरकार का जो कृषि विभाग है और उद्यान विभाग है और जो हमारे केंद्रीय सरकार के जो यहाँ पे हिमाचल में संस्थान है, उनके जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर वो छिड़काव सारणियाँ उसमें दी हुई हैं। और आपने दिव्या जी अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हमारे जो समस्या भारतवर्ष में है, भारतवर्ष में जो प्रयोग है वो बहुत कम है।
तो 1 किलो से कम है प्रति हेक्टेयर जो प्रयोग है। तो अलग अलग आंकड़े आते हैं, जैसे आजकल कोई 260 ग्राम के लगभग प्रति हेक्टेयर में हमारी खपत है, जबकि जैसे जो जापान है वहाँ पे 1 हेक्टेयर में 18 किलोग्राम, और चीन है, और दूसरे देशों में, विकसित देशों में हमारे देश से कई गुना ज़्यादा पर हेक्टेयर जो खपत है वो केमिकल पेस्टिसाइड्स की है। लेकिन प्रश्न ये है कि कई बार जो है हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ जिसको बोलते हैं, जब हम वैज्ञानिक सलाह के ऊपर या अपनी मर्जी से, इसी तरह से हम देखते हैं कि देश के कई भागों में जैसे इस तरह की घटनाएं कई बार देखने को मिलती हैं। तो मैं, क्योंकि ये कोई अच्छी घटनाएं नहीं है, इसलिए उनका मैं कोई नाम से जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन हमारे किसान और बाकी जो दर्शक हैं वो जागरूक हैं, वो गूगल पे देखेंगे तो ऐसी कई बार हमें देश के विभिन्न भागों से मिलती है। जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव जो है मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर, या एग्रीकल्चर वर्कर्स या किसानों के स्वास्थ्य को दुष्प्रभाव जो है मिलते हैं, और वो कई बार घातक हो जाते हैं। बिल्कुल घातक ज़रूर होते हैं, और घटनाएं बहुत सारी हैं हमारे देश में, जैसे आपने कहा, और हम सभी जानते हैं कि ऐसी घटनाएं मिलती है केमिकल पेस्टिसाइड से काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सर, जैसे आपने बात की पेस्टिसाइड की, तो जब किसान जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना अगर चाहता है, उसको नॉलेज नहीं है, या फिर वो करना चाहे, तो विशेषज्ञों की सलाह लेना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाता है? एक दिव्या जी, जब हम किसान को ये सलाह देते हैं कि जब हम कोई भी फसल उगा रहे हैं, तो वैसे तो हम जैसे किसानों से बात करते हैं तो हमारे जो सब्जी उत्पादक हैं, जो टमाटर की खेती करते हैं या सेब की खेती करते हैं या दूसरे फलों की खेती करते हैं, काफ़ी जागरूक हैं। और जैसे सेब में जागरूकता बहुत है, लेकिन जो कोई नया किसान नया खेती नई फसल लगाना चाह रहा है, तो हमें उसके बारे में जो वैज्ञानिक जानकारी है, तो दोनों विश्वविद्यालयों में और जो हमारे केंद्रीय संस्थान है, तो उनमें एक पैकेज एंड प्रैक्टिस आती है। पैकेज के पूरी पैकेज, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ की पूरी पैकेज है, तो उसमें पूरी पैकेज होती है कि लगाने से लेके किस समय पे लगाना है, बीज को उपचारित करना है कि नहीं करना है, उपचारित करने के बाद छिड़काव किस समय से हमें शुरू करना है। तो हमें विशेषकर ये देखना है कि अंधाधुंध छिड़काव ना हो, और जो आवश्यक ना हो अनावश्यक छिड़काव नहीं करने हैं। और वो जानकारी जो है हम विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और एक हमारे पास किसान कॉल सेंटर है, तो अगर वो आदमी घर पे अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करके, अच्छा, क्योंकि वो जो किसान कॉल सेंटर पे होते हैं वो भी कृषि स्नातक होते हैं जो उन कॉल्स को सुनते हैं और जवाब देते हैं। अगर उनके मन में कोई अंदेशा रहता है तो वो वैज्ञानिकों से सलाह करके फिर किसानों को जवाब देते हैं। तो हमें इस तरह से पूरी तरह से संतुष्ट होकर फिर जो है छिड़काव करने। जी, आपने बहुत खूबसूरत कहा डॉक्टर साहब, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो चीज़ अच्छी होने की जगह बुरी हमारे लिए साबित हो सकती है। और इसलिए हमारे जितने भी किसान हैं, आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि अगर आप भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो कृपया अपने विशेषज्ञों की सलाह लें, और कितना करना है और किस क्वांटिटी में करना है, ये आप लोगों को जानकारी होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर, आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और कई ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं, और क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो किसानों को बरतनी इम्पॉर्टेंट है जैविक ये जो जीवनाशी दवाओं का उपयोग करते समय? इस पे हमें देखना है कि जो पैकिंग होती है उसके ऊपर 4 निशान बने होते हैं हर एक डिब्बे के ऊपर, और उसमें ये भी दिया होता है कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है। तो जैसे डिब्बे पे 4 निशान बने होंगे, वो उस केमिकल पेस्टिसाइड्स का वो बताते हैं कि ये इससे कितना नुकसान हो सकता है। कुछ बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं, कुछ कम जहरीली होती हैं। जैसे उसमें एक लाल निशान बना होगा, कईयों पे नीला निशान बना होगा, कईयों पे पीला और कईयों पे हरा। जो हरे निशान वाली पेस्टिसाइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, और जो लाल वाली हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं।
तो हमें जो पेस्टिसाइड्स को छिड़काव करती बार ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैं एक प्रकाशन जो है अपने किसान भाइयों को दिखाना चाहता हूँ, तो हमारे नौनी विश्वविद्यालय में उपलब्ध रहता है, तो इसमें ये जानकारी, और हमारे किसान भाई गूगल करके भी ये देख सकते हैं। इसका जो जानकारी का जो एक सारांश ये है कि हमें जब भी छिड़काव करना है तो हमें अपने सिर को ढक के रखना है, और हमें एक पूरी तरह से कोट पहनना है, जो एक इसकी किट आती है पूरी, और अपने जो हाथ हैं उनको भी उसमें दस्ताने वगैरह आते हैं एक उस तरह से, और जो हमारे, ताकि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो किसी तरह से हमारे अंग पे डायरेक्ट ना लगें, ना तो हमें उन्हें सूंघना भी नहीं है, क्योंकि कईयों में ऐसे वेपर्स होते हैं जो कि हमें सूंघने से भी उसमें वो नुकसान कर सकते हैं। तो हमें ये सारी जो सावधानियां हैं वो तो उसमें बरतनी है। और कई जब हम जो केमिकल पेस्टिसाइड्स को उसमें पानी में दवाई मिला रहे होते हैं तो भी हमें डंडे से उसको मिलाना है, हाथ से, तो किसी तरह से वो नहीं होना है। और अगर हमें ये लग रहा है कि खेत में जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो हवा चल रही है, तो उसमें भी हमें ये छिड़काव वगैरह नहीं करना है। और क्योंकि जो खेती में मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा परागण के लिए उसकी आवश्यकता होती है, हमें ये देखना है कि जब हम छिड़काव कर रहे हैं तो मधुमक्खियों के डिब्बे जो है खुले ना हो वहाँ पे। तो मधुमक्खियों के डिब्बों को हमने बगीचों में जब स्प्रे करनी है, खेतों में स्प्रे करनी है, तो मधुमक्खियों को वहाँ से हटा देना है, क्योंकि नहीं तो मधुमक्खियाँ उसके विष के प्रभाव में आके वो मर भी सकती हैं, और जो विष का असर है वो शहद में भी चला जाता है। तो और जो जब हम छिड़काव कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि वो ज़मीन के अंदर ना चला जाए, और कहीं पानी में तो वह ना मिल जाए, जो पशुओं को हम पानी मिलाते हैं उसमें ना कहीं केमिकल पेस्टिसाइड्स उसमें घुल जाएं। तो ये सारे हमें वो केमिकल पेस्टिसाइड्स के जो प्रयोग करते समय ये हमें सावधानियां जो है बरतनी है। जी, बहुत खूबसूरत आपने सारी सावधानियां गिना दी, और साथ ही साथ में बताया कि कब, और जैसे आपने कहा कि जब हवा चलती है तब आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब। सर, अगला प्रश्न आपने बीच में कहीं कहा कि खतरनाक है, केमिकल तो वैसे खतरनाक होते हैं, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि कितना खतरनाक हो सकता है केमिकल पेस्टिसाइड? इनमें जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए, तो शरीर के लिए तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो जो ग्रीन वाला है तो नुकसान तो उससे भी होगा, लेकिन बाकी जो जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उसमें वो, जैसे हमारे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO जो है उसके आंकड़े आते हैं, तो कई बार ये पूरी तरह से घातक भी हो जाता है। उसमें हर वर्ष जो है इस तरह के आंकड़े भी आते हैं कि अगर विष जो है मुंह या शरीर या हाथों के माध्यम से अगर शरीर के अंदर चला जाए तो कई बार घातक भी हो जाता है। तो हमें उस सिचुएशन से बचना है कि दुष्प्रभाव जो है स्वास्थ्य पे ना पड़े। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी सर। जैसे मान लीजिए किसी ने पेस्टिसाइड्स का छिड़काव अपने खेतों में कर दिया, तो कितने समय के बाद वो उसके प्रभावों का मूल्यांकन कर सकते हैं, कि चेक कर सकते हैं कि क्या प्रभाव नज़र आ रहे हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है दिव्या जी। इसमें एक्चुअली एक हम किसान भाइयों को विश्वविद्यालय जब भी हम जानकारी देते हैं तो उसमें एक वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि छिड़काव करने के बाद हमें फसल की तुड़ाई कितने दिनों के बाद करनी है। तो हमें, लेकिन ये मिनिमम तो ये ध्यान रखना है कि 5-6 दिनों जब हमने छिड़काव किया तो 5-6 दिनों तक हम अपने फसल का तुड़ाई ना करें। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। सर, जैसे इसके नुकसान के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या क्या नुकसान फसलों में आ सकते हैं पेस्टिसाइड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं? फसलों में वैसे तो जब हम भारत सरकार किसी उसको अनुमोदित करती है तो अगर हम उचित मात्रा में प्रयोग करें तो फसल के ऊपर उसका कोई वो नहीं होता है। अगर उसके ऊपर फाइटोटॉक्सिसिटी तब आती है अगर हम उससे अधिक मात्रा में उसमें छिड़काव करेंगे। जी जी, बहुत खूबसूरत जानकारी। हाँ जी सर, जैसे पेस्टिसाइड्स है जो काफ़ी ज़्यादा केमिकल, जैसे कोई
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए ताकि उसके अंदर वो पेस्टिसाइड्स ना जाए? उसको जैसे मैंने बताया, जैसे हाँ इस किताब के माध्यम से कि हमें पूरा उसको अपने शरीर को ढक के आँखें, रखना है, नाक, कान, आंखें, हाँ और जी, एक आंखों के सेंसिटिव ऊपर चश्मा भी मिल जाता है, तो वो चश्मा भी लगाना है। नाक के ऊपर एक मास्क भी लगा सकते हैं, और शरीर के किसी भाग से जो है केमिकल पेस्टिसाइड जो है वो टच नहीं करने चाहिए। जी, जी। साल में कितनी बार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? जो एक खेती में मान लीजिए एक खेत है, उसमें क्या रहता है? कैसे मतलब फसल निकल गई, उसके बाद दूसरी फसल में भी कैसे रहता है आपके? वो एक अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग छिड़काव सारणी है। तो जैसे जो हमारे टमाटर हैं उसमें सामान्यतः 8-10 छिड़काव होते हैं। जी, जी। तो उसी तरह सेब है, सेब में भी इसी तरह से 10-12 छिड़काव। जी। लेकिन वो छिड़काव हमें तभी करने हैं जब उन रोगों की या कीटों की उसमें फसल में वो प्रकोप हो। अदरवाइज अगर हमें उसमें फसल में प्रयोग, कई बार हम कुछ छिड़कावों का सुझाव करते हैं कि वो प्रिकॉशनरी कर लें, सावधानी के तौर पे, तो वैज्ञानिक सलाह से ही करना है और अपनी मर्जी से छिड़काव नहीं करने हैं, ताकि क्योंकि जिस भी छिड़काव हम जब केमिकल का करेंगे तो वो जो केमिकल है वो पर्यावरण में चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा या पानी में चला जाएगा, तो उससे फिर दुष्प्रभाव जो है वो उसमें पड़ते हैं। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए गवर्नमेंट तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है फार्मर्स को इस टाइम पे, और कई सारी नीतियाँ चलाई है, तो इन चीज़ों के लिए जागरूक करने के लिए किसानों को या फिर इसके बारे में नॉलेज देने के लिए क्या कोई ऐसे कैंपेन या कोई और कुछ कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं? नहीं, जो विश्वविद्यालय हैं, जैसा कार्यक्रम हम आज कर रहे हैं उसी तरह से विश्वविद्यालय जैसे पब्लिकेशंस के माध्यम से और दूसरे कार्य, या जो हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर कार्यक्रम होते हैं, या जब हमारे वैज्ञानिक जो है फील्ड में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, तो केमिकलों का जब अनुमोदन करते हैं तो हमेशा उनको ये बताते हैं कि आपने उचित समय पे और जितनी रिक्वायर्ड है उसी मात्रा में आपने पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना है, क्योंकि अनावश्यक प्रयोग कभी भी नहीं करना है और अधिक मात्रा में भी कभी नहीं करना है। जो उचित मात्रा है उसी में, क्योंकि जैसे आपने पहले भी एक प्रश्न पूछा, तो अगर हम उस तरह का करेंगे तो कई बार उसमें हो सकता है कि फाइटोटॉक्सिसिटी के सिम्टम भी आ जाते हैं। और उसमें थोड़ा सा एक ये भी होता है कि कई बार किसान जो कीड़े मारने वाली दवाई होती है इंसेक्टिसाइड, और जो बीमारी को रोकने वाली फंजीसाइड, उनका कई बार अपने स्तर के ऊपर मिश्रण बना देते हैं। उससे भी कई बार जो है पौधों के ऊपर फाइटोटॉक्सिसिटी, उसमें पौधा झुलस सकता है या नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के कोई भी काम जो वैज्ञानिक उसको अनुमोदित नहीं करते हैं वो हमें नहीं करना है। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी। सर, जैसे हमने बात की और हम सभी जानते हैं कि आपने कई सारे पर्यावरण पे शोध लिखे हैं, किसानों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो आप भी कहीं ना कहीं किसानों के बीच में जाकर उनको समझाते हैं, तो उनके बारे में बताइए कैसे आप उनको जागरूक करते हैं इन सब चीज़ों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केमिकल पेस्टिसाइड, ये जो जीवनाशी रसायन है, इनके बहुत सारे विकल्प हैं। तो हमें मैं किसानों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमारे पास विकल्प मौजूद हैं हमें उन विकल्प की तरफ भी जाना चाहिए। और जैसे सबसे बड़ा विकल्प है कि नीम जो है एक पेस्टिसाइड्स के ऊपर भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में इसका प्रयोग हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नीम के 2 करोड़ पेड़ सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में होते हैं। उसी तरह से जो जैविक जीवनाशी हैं जो या तो पौधों से, वनस्पतियों से बनते हैं या माइक्रोब से बनते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब से, जैसे एक ट्राइकोडर्मा है, तो वो हमारे नौनी विश्वविद्यालय में उपलब्ध भी है, वो जड़ों से होने वाली बीमारियों के लिए। तो इस तरह से और भी कई जैविक जीवनाशी हैं जो कि पर्यावरण के ऊपर या उसके ऊपर या मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर जिनका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमें ऐसे उनका भी प्रयोग करना चाहिए। किन किन फसलों में जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताना।
एक जो हम ये जो औषधीय पौधे होते हैं और वो है, तो इसमें हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोग ही हम मेडिसिनल पर्पसेज के लिए करते हैं, तो उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स का नहीं, उसमें हम जैविक उनका प्रयोग कर सकते हैं। जी जी, जैसे आपने कहा कि कार्यक्रम में जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आपने कहा कि नौणी विश्वविद्यालय में किसानों को जैसे बताया जाता है कि किस तरह से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपके विश्वविद्यालय में जो कृषक है, हमारे किसान है, वो कभी भी जा सकते हैं या उसका कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहता है? नहीं, इसमें हम कई, जैसे मैं ये एक दिखाता हूँ, ये जो है, तो ये हमारे पास केंद्र सरकार की एक परियोजना थी, तो उसके माध्यम से हमने इसका प्रचार प्रसार जो है वो किसानों में किया कि किस तरह जैविक उससे हम फसलों में बीमारियों को रोक सकते हैं। जी जी, बहुत खूबसूरत जानकारी। सर, जैसे हमने पहले भी थोड़ी बहुत फ़ायदे की बात की, लेकिन विस्तार से जानना चाहेंगे कि पेस्टिसाइड्स किसानों को लगता है कि कई बार वो खुद भी कई बार नहीं उपयोग में लाते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों वो उसका उपयोग करें? ये इनका पेस्टिसाइड्स का तो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो तो जब हम हिमाचल में, क्योंकि हम बागवानी पे आधारित एक राज्य हैं और हमें 10-12 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की बागवानी से आय होती है, तो हमें जो हम व्यावसायिक खेती करते हैं तो ताकि हमें नुकसान ना हो, क्योंकि जैसे टमाटर है, मैं एक फसल का उदाहरण देना चाहता हूँ, या सेब है, जैसे टमाटर में कई ऐसी बीमारियां आती हैं कि अगर हम छिड़काव नहीं करेंगे तो 70 से 80% तक का उत्पादन में नुकसान हो सकता है जी। उसी तरह सेब में हमारे किसान भाई जागरूक हैं, जैसे स्कैब है, असामयिक पतझड़ का बीमारी है, उस तरह से कई ऐसी बीमारियां हर एक फसल में आती हैं। हमें ये देखना है कि जैसे ही बीमारी की आशंका है और जब उसका अनुमोदन किया गया है उसी समय हमें छिड़काव शुरू करने हैं, और अगर उसका अनुमोदन किया गया है कि 7 से 10 दिनों के अंतराल के ऊपर करें, तो 7 से 10 दिनों के अंतराल के ऊपर ही वो छिड़काव करने हैं। तो उनकी आवश्यकता है, और इसमें हमें इसका जो है कृषि में लाभ भी मिला है कि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ा है, क्योंकि हम व्यवसायिक खेती कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने फसल लगा दी जो उसमें हो गया, क्योंकि हमें उससे आजीविका हम हिमाचल में कमाते हैं, तो अपने उत्पादन के साथ साथ, तो इसलिए उसका उपयोग तो करना है सावधानियों के साथ। जी, बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में, भारत की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में जो कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, उसने कहीं ना कहीं उसको और भी ज़्यादा गति प्रदान की है। सर, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है जब किसान अपना फसलों में लगाता है तो वो कितने समय तक प्रभावी रहती है, मतलब क्या समय रहता है? अभी दिव्या जी, कुछ वर्षों से अब ये वैज्ञानिकों का भी, और जो ये निर्माता हैं, जो ये पेस्टिसाइड्स कंपनीज हैं, उनका एक प्रयास है कि ग्रीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आजकल हम ग्रीन एनर्जी, ग्रीन उनके तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये प्रयत्न है कि पर्यावरण को कम नुकसान हो, तो ग्रीन मॉलिक्यूल्स की तरफ अब हम ऐसे फंजीसाइड्स कुछ मार्केट में आ गए हैं, कुछ आने की प्रक्रिया में है, जो जैसे 10 या 12 दिन 15 दिन के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं। अब इसमें जो हम एक DDT का एग्जांपल लेते हैं कि इसमें हमारे जैसे मलेरिया और ये जो मच्छर उसे होने वाली बीमारियां थी उनको काफ़ी प्रभावी रही थी, लेकिन जो DDT थी वो कई सालों तक जो है उसी अवस्था में जो है वो ज़मीन में रहती है और वो डिग्रेड नहीं होती है। तो इसलिए फिर उसको जो एग्रीकल्चर में फसलों में उसका प्रयोग जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया, हेल्थ में उसका यूज़ अभी करते हैं। जी जी, बहुत खूबसूरत जानकारी। सर, आपसे जानना चाहेंगे केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने का सही समय क्या रहता है, अगर हमारे किसान और बागबान भाई अपने फसलों या फिर बागबानों में, बागीचों में करना चाहें तो? हमें एक तो जो फसल हम लगा रहे हैं उसकी हमारे किसान भाइयों को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से कीट और बीमारियों की प्रकोप होता है। वो हमें जब हम फसल निरंतर से रूप से लगा रहे होते हैं तो हमें आइडिया होता है, तो हमें
उन के रोगों और कीटों के प्रति सचेत रहना है और जैसे ही उनका प्रकोप जो है हमें फसल के ऊपर दिखता है तभी हमें छिड़काव करना है। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी। आपने काफ़ी कुछ बताया कि कैसे सावधानियां बरतनी है और इसके क्या क्या नुकसान है। सर, कोई सुझाव हमारे किसान और बागबान भाइयों को देना चाहेंगे केमिकल पेस्टिसाइड से संबंधित? आज क्योंकि अवेयरनेस का कार्यक्रम है तो मैं जैसा आपसे पहले भी कह रहा था कि हम हर सुबह लोगों को व्हाट्सएप करते हैं गुड मॉर्निंग करने का, तो हमें जो ये इस तरह के अच्छे कार्य हैं इसका भी सुबह लोगों को एक दूसरों को जानकारी देनी चाहिए। और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हम फल सब्जियां खाते हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने फल सब्जियों को आधा एक घंटा जो है पानी में डुबोकर उनको तब अच्छी तरह मल के तब उसमें प्रयोग में लाएं या पकाएं। और एक मैं ज़रूर कहूँगा कि एक 1970 के दशक में एक महिला थी, उन्होंने एक बुक लिखी है साइलेंट स्प्रिंग। जी, तो उसके माध्यम से वो क्या कहती हैं? हाँ, उस बुक के माध्यम से उन्होंने यही कहा था कि इनके जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं तो उसका उन महिला ने जब वो बुक लिखी है तो उसका यूएसए में बहुत असर रहा और उसके बाद जो है जो डीडीटी है कई देशों में फिर उसका जो प्रयोग है वो कृषि में बंद हो गया। और जैसे हमारे अमेरिका में हर वर्ष वो ऐसी 12 फसलों का लोगों को जानकारी देते हैं जिनमें के सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का मात्रा पाई जाती है, ताकि हमारा जो कंज्यूमर है वो अवेयर रहे, उसके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इसी तरह के कार्य हम सबको मिलके करने हैं ताकि हमारे लोग जागरूक रहें, तो कृषि भी फल फूलती रहे और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। हमारी यही कामना है। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी। सर, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोग पेस्टिसाइड्स, ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? हिमाचल प्रदेश में हमारे क्योंकि लिटरेसी बहुत ज़्यादा है तो हम जो बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो तकरीबन वो लोग उसको मानते हैं। और हमारे पास जैसे सेब है तो सेब में तुड़ाई के समय बहुत कम छिड़काव उसमें होते हैं, उससे पहले हो जाते हैं। तो हमारे अधिकतर जो पदार्थ हैं टमाटर को छोड़ के, टमाटर में भी किसान सावधानियां बरतते हैं। तो जागरूक हैं लोग, लेकिन ये जागरूकता निरंतर बढ़नी चाहिए तो उससे जो है हमारा उत्पाद और भी स्वस्थ होगा। जी जी सर, आज कार्यक्रम में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक संदेश हमारे किसानों के नाम अगर आप कुछ कहना चाहेंगे इसी टॉपिक पर, केमिकल जो पेस्टिसाइड्स है इसके बारे में अगर किसानों को कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। हम सब लोग जैसे जिस भी हम भगवान को मानते हैं उसके करते हैं उसका, तो हमें ये सारे किसानों को ये प्रण लेना चाहिए कि हमें जो हम जिनके लिए ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए हम अच्छा और बिना उसमें कोई पदार्थ ना जाए पेस्टिसाइड्स का, हमें ऐसा उत्पाद पैदा करना चाहिए। तो ये एक मानवता के प्रति उनका भी एक बहुत अच्छा काम होगा, साथ में वो अच्छा कीमत तो कमाएंगे। जी जी, जैसे किसान अन्नदाता है और किसानों ने काफ़ी ज़्यादा आर्थिक जो इकॉनमी है उसको गति प्रदान की है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो जो किसानों का जो कृषि में जो उनका जो एक रोल है उसको और हिमाचल की तो आर्थिकी में भी रोल है और भारत में भी अभी भी हमारे पास 50% के लगभग जो कृषि पे आधारित हैं, तो उनका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उनका ये है कि वो स्वस्थ खेती और अच्छे की तरफ जाएं तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर। आज आपने काफ़ी कुछ हमारे किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी केमिकल पेस्टिसाइड से रिलेटेड, किस तरह से हमें उसका उपयोग करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने केमिकल पेस्टिसाइड्स पर बहुत विस्तार से जाना कि कैसे कैसी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, विशेषज्ञों से किस तरह से सलाह लेनी है। आज डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल के अंक में फिर हाजिर रहेंगे नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।